आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो रिट की पात्रता परीक्षा है 2025 उसका हम L2 के में मॉडल पेपर नंबर 2 आज हम करने वाले हैं और हम सामाजिक अध्ययन है वो करेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 और वही हमारा क्रम रहने वाला है। इस वीडियो में बाल विकास के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न, हम भाषा है हिंदी प्रथम रखी है, संस्कृत 30 और सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे रीड के जो मॉडल पेपर नंबर हम आज तीसरा नहीं आज दूसरा मॉडल पेपर है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मॉडल पेपर का, वो यह है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 3 स्तरों में बांटा है, इनमें से कौन सा स्तर है वो गलत है। सबसे पहले तो हमें संज्ञानात्मक विकास जो विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया? जीन पियाजे ने। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। जीन पियाजे को बड़ी गहराई के साथ हमें पढ़ना है। तो खैर हम तो यहाँ मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। पहला इसका ऑप्शन है जैव परिपक्वता, सांस्कृतिक पर्यावरण या अनुभव, सामाजिक पर्यावरण अनुभव, भौतिक पर्यावरण अनुभव। तो इन्होंने कौन सा है वो नहीं माना है। इन्होंने सांस्कृतिक जो पर्यावरण अनुभव है यह इन्होंने नहीं माना है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है वो नहीं है। अनुवांशिक कारक, शारीरिक स्वास्थ्य, मित्र मंडली और निर्धनता। इसमें मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो इसके अंदर कौन से कारक है वो नहीं करते हैं। मानसिक कारक के अंदर मित्र मंडली है वो नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है बिने साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है। बिने साइमन विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? शारीरिक बुद्धि, वास्तविक बुद्धि, मानसिक बुद्धि या भाषा का ज्ञान। तो बिने साइमन परीक्षण है, यह मानसिक परीक्षण है वो कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड ने बिने स्केल का निर्माण है वो कब किया था? 1905 में, 1916 में, 1937 में, 1939 में। तो चौथा नंबर ऑप्शन है। तो बिने साइमन ने सबसे पहले सूत्र दिया बिने साइमन की सारणी में, उसके बाद बिने स्केल है 1916 के अंदर बनाई गई थी। दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? छात्र के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशलों का, छात्र की रुचियों का या प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति का। तो मूल्यांकन है वो प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति का होती है। गुणात्मक सभी प्रकार से होता है, संख्या गुणात्मक है। इसमें व्यवहारिक पक्षों के साथ साथ उसके गुणों के पक्षों सभी की मूल्यांकन के अंदर विस्तृत है वो चर्चा की जाती है। अगला जो 6 नंबर का प्रश्न है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य लागू किया गया है? 6 से 11 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 8 से 16 वर्ष। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारा 7 नंबर का प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? RTE 2009 की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अंदर कौन सी क्लास के बालक को रोक नहीं सकते आप? ना उसको रोक सकते हैं ना उसको निष्कासित कर सकते हैं। 5वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक। तो 8वीं के जो बालक हैं उनको आप ना तो रोक सकते हो ना उनको पहल कर सकते हो। अगला प्रश्न है 8 नंबर का 1 अप्रैल 2010 को किस राज्य के अलावा पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE की बात कर रहे हैं वो लागू हुआ? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2010 की हम बात कर रहे हैं
तो आरटीई एक्ट है वो लागू नहीं हुआ था। वर्तमान में हम 2019 के अंदर है वो लागू हो गया है। 5 अगस्त के बाद ये लागू 2019 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद अगला प्रश्न है 9वां, वो यह है कि अभिक्षमता, रुचि एवं संतुलन प्रदायिक अधिगम की संभावित गति का एक माप यह कथन किसने दिया था? वोन डुसेन, किथ रॉयबर्न या रेकजेविक ने? अभिक्षमता, रुचि एवं संतुष्टि प्रदाय ये अधिगम है, यह वोन डुसेन ने दिया था। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है वंशानुक्रम, आयु, परिवेश, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो बालक के वंशानुक्रम से हो सकती है, आयु से संबंधित हो सकती है, परिवेश से संबंधित, वातावरण से संबंधित हो सकती है, यानी उपयुक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, मानसिक या स्थानापन्न। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिशील रहती है, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है एक समूह के 12वां प्रश्न है, एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में विभिन्नता या विचलन व्यक्तिगत विभिन्नता है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का, स्किनर का, टेलर का या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन है जेम्स ड्रेवर ने दिया था कि एक व्यक्ति यानी एक समूह के सदस्यों में समूह की औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं विभिन्नता है वो विचलन या व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो जेम्स ड्रेवर का कथन है। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक को प्रत्येक सीखने वाले के लिए उसकी विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का आयोजन करते समय किस बात पर ध्यान देना आवश्यक है? कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धतियों एवं निर्देशन से, छात्रों का वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। हम एक शिक्षक की बात कर रहे हैं, वो सिखाने के लिए है और वो व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं, तो उस कौन सी शिक्षा का उपयोग करेगा, कौन सी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देगा बालक को? तो कक्षा का आकार का ध्यान रखेगा, शिक्षण पद्धतियों या निर्देशों का भी ध्यान रखेगा, छात्रों का वर्गीकरण कैसे किया है यह भी ध्यान रखेगा। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर का जो प्रश्न है वह है मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। जो मनोशारीरिक असमानताएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, समायोजन, भग्नाशय या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो मनोविज्ञान में हम जो शारीरिक विभिन्नता होती है उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। 14 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। हमारा 15वां नंबर प्रश्न है वो यह है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, वॉटसन, मैक्लीलैंड, अब्राहम मेस्लो और स्किनर। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो मैक्लीलैंड ने दिया था। अब्राहम मेस्लो ने भी इसके 5 प्रकार बताए थे। 16 नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, निम्नलिखित में से इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता। इनके अंदर ऐसी कौन सी है जो अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ विशेषताओं की हम सूची के अंदर नहीं रख सकते? अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरित व्यवहार में समय स्थिति में संतुलन उत्पन्न हो जाता है, यह भी सही है। अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति तीव्र होती है, यह हम अभिप्रेरित के अंदर नहीं रख सकते। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा सही। हमारा जो 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न यह है कि भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है? किस अभिप्रेरक से नियंत्रित होता है? आत्म सिद्धि से, दैहिक आवश्यकताओं से, बचाव एवं सुरक्षा की आवश्यकता से, आत्म सम्मान की आवश्यकता से। तो भारत के अंदर व्यक्तियों का व्यवहार है वो दैहिक आवश्यकताओं के माध्यम से नियंत्रित होता है। 18वां प्रश्न है, जब मनुष्यों की बौद्धिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा
होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मशीनी बुद्धि, स्वाभाविक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि या पृथक बुद्धि। तो जो कंप्यूटर के द्वारा होगी यह एक यांत्रिक बुद्धि होती है, इसे हम कृत्रिम बुद्धि कहेंगे। इसको हम कृत्रिम बुद्धि कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बालकों की जटिल है समस्यात्मक व्यवहार की विशेषता नहीं है। बालकों के जटिल है समस्यात्मक व्यवहार की विशेषता, इनमें से समस्यात्मक बालक है उसकी विशेषता नहीं है। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, आज्ञा पालन करना, तो ये सभी हैं। चोरी करना, झूठ बोलना ये सभी आती हैं और धोखा देना आता है, लेकिन आज्ञा का पालन करना एक समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। 20 नंबर का प्रश्न है वो यह है कि मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं, मनस्तापी बालकों की विशेषता नहीं है। मौलिकता, एकाग्रता, शारीरिक दोष, सीखने की धीमी गति, अमूर्त चिंतन का अभाव। जो मनस्तापी बालक होते हैं उनकी मौलिकता है वो समस्या नहीं होती और सभी एकाग्रता होती है, उनके एकाग्रता की कमी होती है, शारीरिक दोष पाए जाते हैं, सीखने की गति है वो धीमी होती है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है, बालक के विचार किस अवस्था में प्रौढ़ों के जैसे विचारों के अधिक निकट होते हैं, यानी बुढ़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बालक के विचार कौन सी अवस्था होती है? जन्मकाल से 2 वर्ष तक, 11 वर्ष से 18 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो बालक है वो बुढ़ों की तरह व्यवहार है वो 7 वर्ष से जो 11 वर्ष की अवस्था होती है उसके अंदर करते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, अपीवृत्ति मापन की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? अपीवृत्ति की हम बात करें तो इसके मापन की शुरुआत है कब हुई थी? 1927 में, 1928 में, 1929 या 1930 में। तो 1927 में अपीवृत्ति की मापन की शुरुआत हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। 23 नंबर का प्रश्न, निम्न में से मूल्यांकन की प्रमापीकृत प्रविधि की बात हो रही है, वह है समाज मिति, आत्मकथा, अभियोगिता, प्रक्षेपण प्रविधियाँ। हम प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत विधियाँ पढ़ते हैं तो इसमें हमें जो प्रमापीकृत विधि है उसके बारे में पूछा है। तो इसके अंदर अभियोग्यता है वो हम प्रमापीकृत विधि की है। 24 नंबर का प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर विकास का प्रभाव कैसा पड़ता है? वातावरण का, जैविक तत्वों का, एक तथा दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी पहला या दोनों, इनमें से किसका व्यक्तित्व विकास के ऊपर वातावरण का भी पड़ता है और जैविक तत्वों का भी पड़ता है। इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न, अभिवृत्ति मापन की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? अभिवृत्ति मापन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? जेम्स डेवर ने, फ्रीमेन ने, रियर्स ने या थ्रस्टर ने? तो सबसे पहले शुरुआत अभिवृत्ति की हम थ्रस्टन ने सबसे पहले की थी। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। स्पेरमैन, थॉर्नडाइक, स्किनर या बिने? स्पेरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया है तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। 27 नंबर का हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें 30 प्रश्न आते हैं, उसमें हम 27 नंबर का प्रश्न है वो अभी चल रहा है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है, असीमित होता है, संकुचित होता है, ये व्यापक होता है। मूल्यांकन है वो कैसा होता है? मूल्यांकन सीमित तरीके से हम कर सकते हैं, हम व्यापक इसलिए नहीं कर सकते। बच्चे का हमारा एक क्राइटेरिया होता है, सब्जेक्ट दिए होते हैं, इसके अंदर हमें उसी सब्जेक्ट से एक सीमित दायरे के अंदर हमें बालक का मूल्यांकन करना होता है, तो एक ऑप्शन सीमित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के मापन की विधि है परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, उपयुक्त में से एक व दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन को मापने की विधि है वो परिमाणीकृत होती है और
प्रमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह कैसे होती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हमारा जो 29 नंबर का प्रश्न है, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक साथ समाप्त होता है। स्वप्न, समस्या, समाधान या छवि। तर्क के अंदर एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होती है और एक ही साथ है वो समाप्त भी हो जाती है, तो इसका मतलब समाधान हो गया। तीसरा ऑप्शन है हो जाएगा। अगला साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे खालिस्तान चिंतन के नाम से जाना जाता है तब होता है। ये चिंतन के नाम से कौन सी चिंतन इसमें दे रखी है उस जाना जाता है, और ये कब होती है इसकी विशेषता है। तब होता है जब कोई भी व्यक्ति कला संबंधी, साहित्य या वैज्ञानिक या प्रायोगिक समस्याओं से संभावित विधि समाधानों के बारे में मुक्त रूप से विचार करता है। अभिसारी, तार्किक, अपसारी या अनुमानी। तो अभिसारी चिंतन है, उसके अंदर एक बालक है, वो कई विचार कई तरीके से सोचता है, एक ही वस्तु को अलग अलग विचारों से करने की कोशिश करता है। तो ये थे हमारी साइकोलॉजी के प्रश्न। अब हम हिंदी भाषा के प्रथम भाषा है वो हिंदी, उसके हम 30 प्रश्न करेंगे। 31 से शुरू होंगे हमारे, 31 से लेकर के 35-30 गद्यांश से हैं। हम इस गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, समय खराब होगा, हम सीधा प्रश्न के ऊपर आएंगे। हमारा प्रश्न है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं, रेखांकित शब्द विलोम है। आशा का विलोम शब्द इसके अंदर पूछ लिया इन्होंने, रेखांकित शब्द कर दिया आशा को, इसका विलोम शब्द है वो पूछ लिया। आशातीत, दुराशा, निराशा या प्रत्याशा। तो आशा का निराशा हो जाता है, आशा का निराशा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखो जिनमें धोखा खाया है। निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर जिनसे है, तो इसका मतलब किन बातों के साथ इसका संबंध स्थापित किया जा रहा है, जो, जिसका, जिसकी, इस तरह के शब्द आएंगे वो संबंधवाचक के अंदर आ जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। 34 नंबर का प्रश्न है वो यह है कि जीवन कष्टकर हो जाए परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। रेखांकित शब्द में अव्यय है, रेखांकित प्रत्येक परंतु को किया है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय या विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। तो परंतु के अंदर है वो कौन सा, संयोजक के रूप में संयोजक समुच्चय जोड़ने का काम कर रहा है। जीवन कष्टकर हो जाएगा परंतु से जोड़ दिया, इसको संयोजक और समुच्चय बोधक हो गया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, अकारण शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या बहुव्रीहि समास। तो अव्ययभाव समास इसके अंदर अकारण में हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। हमारा 36 नंबर का प्रश्न, इनमें से संबोधन का चिन्ह है, संबोधन का कौन सा चिन्ह है। पहला, तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है ये संबोधन हो जाएगा। 36 में 37 नंबर का प्रश्न है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम को हम क्या कह सकते हैं, श्रृंगार, वात्सल्य या करुणा। माता पिता के प्रति संतान का अगर प्रेम होता है तो हम इसे वात्सल्य कहेंगे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस में सभी शब्द है वो अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है। षट्मास, षटानन,
श्रृंगार, तत्वावधान, तस्त्री तिथि, द्वारका, दर्शय देही, निरो, प्रज्वलित या प्रामाणिक। तो इसके अंदर जो अशुद्ध वाला है वो पहला ऑप्शन है सटमास, सुटानन, श्रृंगार, ये हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संख्यावाची शब्दों का मानक रूप सही युग्म है। सूची एक दे रखी है, दूसरी तरफ सूची दूसरी है, हमें इसको मिलान करना है। एक तरफ राजस्थानी भाषा के शब्द है, उसका हिंदी रूप है थेगल, आजनी, पछेती और ना। फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पेबंद, आंख की पलकों पर होने वाली फुंसी, देरी से बोई गई खेती, हल पर कसने का उपकरण। तो थेगल हम फटे वस्त्र को पर लगाई जाने वाली सही है। आजनी आंखों के ऊपर जो फुंसी होती है उसको माजनी कहते हैं। इसमें एक और दो इस प्रकार पहला ऑप्शन हो जाएगा। पछेती है देरी से किनारी फसलने का ओरण है, हल पर किसी कसने का उपकरण है, ओरण कहलाता है। 40 नंबर का प्रश्न, युवती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से बहुवचन है वो बनेगा। युवती शब्द के अंदर कौन सा, पहला ऑप्शन है इया, इयो, ये दोनों या इया। तो युवती शब्द में हम इया लगाएंगे तो युवतियां हो जाएगा और युवतियों, इस प्रकार पहला और दोनों यानी तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, दुष्ट की मित्रता अस्थायी नहीं होती, यह कैसा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। दुष्ट की मित्रता वो स्थायी नहीं होती है, तो यह किस प्रकार का, इसके अंदर एक ही विधेय एक ही झटके के साथ बोला गया तो सरल वाक्य हो जाएगा। हमारा 42 नंबर का प्रश्न है, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। जिस वाक्य के अंदर एक ही मुख्य क्रिया हो हम उसे साधारण वाक्य कहेंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो तो उसे क्या कहेंगे। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य या साधारण वाक्य। दो समानाधिकरण उपवाक्य है वो किसी संयोजक से अगर जुड़े होंगे तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। 44 नंबर का प्रश्न है, हल्दी गुड़ पिलाना मुहावरे का अर्थ है। दवा देना, इलाज करना, खूब मारना, खूब प्यार करना। हल्दी गुड़ पिलाना का मतलब खूब मारना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा खूब मारना। 45 नंबर का प्रश्न है, चमगादड़ के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पूर्व स्थापित बुराई का और अधिक विस्तार होना, बुरे लोगों का साथ होना, बुराई का विस्तार करना, अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ फंस जाते हैं। तो इसका जो सही होगा वो होगा पूर्व में कोई भी बात है, बुराई है, उसको और अधिक विस्तार देना कि चमगादड़ के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। 46 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारकों के अंदर हम किन को रखेंगे। परिपक्वता प्रभावित करती है, प्रेरणा भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चौथा ऑप्शन तीनों इसके अंदर हो जाएंगे, चौथा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान, बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा। भाषा शिक्षण में उपचार की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उतना ही निदान है वो भी अच्छा होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है वो नहीं है। नहीं और हाँ, सबसे पहले हाँ और नहीं को हमें गोला कर लेना है। बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। तो अध्यापक है वो अपने दृष्टिकोण अनुभवों के आधार पर ही तो अपनाएगा, ना अपनाए ये तो गलत हो गया ना, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक
है। अनावश्यक एकमात्र साधन, साध्य या साधन। भाषा शिक्षण है वो एक प्रकार से क्या होता है, साधन। भाषा शिक्षण के अंदर पाठ्य वस्तु है वो एक साधन का रूप है, वो काम करती है। 50 नंबर का प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं या नोटबुक। पोर्टफोलियो है वो बच्चों के पूर्व के जो भी जितने उनके द्वारा व्यवहार है, किए गए व्यवहार का उल्लेख है, वो पोर्टफोलियो के अंदर किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर का, सुनना भाषा कौशल में प्रथम सोपान माना जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है बच्चा भाषा को अपने मित्रों के द्वारा सीखता है, बच्चा भाषा केवल अनुकरण द्वारा सीखता है, बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है, बच्चा अध्यापक को बोलते हुए सुनता। सुनने कौशल की हम बात करें, सुनने से संबंधित ये प्रश्न आया है, तो इसके अंदर बच्चा है सबसे पहले, प्रथम सोपान है माता पिता के द्वारा जब बोली जाती है उसके द्वारा उनको अनुकरण के माध्यम से बच्चा है वो सीखता है। 52 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? इनमें कौन सी भाषा कौशल की विशेषता है? भाषा कौशल का विकास शिक्षण तथा अभ्यास के द्वारा किया जाता है। भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंतःक्रिया या प्रक्रिया होती है उपयुक्त सभी। तो भाषा कौशल है उसके अंदर भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास के द्वारा बिल्कुल सही है, संप्रेषण के माध्यम से और उसका माध्यम है अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा वो सीख सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा जो 53 नंबर का प्रश्न, व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन से आप क्या है? पूर्णतः सहमत है, अंशतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है, या सहमत हैं और भी और नहीं भी। तो व्याकरण व्यवहार और सिद्धांत, व्याकरण व्यवहार और सिद्धांत, सैद्धांतिक तथा सिद्धांतिक बिल्कुल सही है, पूर्णतः सत्य है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 54 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषाई कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, जिसके अंदर बहुभाषी छात्र होंगे उसके अंदर एक शिक्षक के द्वारा रणनीति तय करना, उचित करना, ये जो रणनीतियां तय करना बहुत ही कठिन होता है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व का परिचय कराना ये इतना बड़ी चुनौती नहीं है। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना ये भी नहीं, भाषा साधनों का अभाव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि पहला ऑप्शन है यह हो जाएगा कि बहुभाषी कक्षा के अंदर एक शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये कठिन होता है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना व सुनना, बोलना, पढ़ना व बोलना, सुनना और बोलना, लिखना व सुनना, एक साथ चलने वाली क्रियाएं है वो कौन सी है? तो सुनते हैं हम, सुन करके बोलते हैं, एक साथ सुनना और बोलना चलती है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका कौशल हम उसको और अधिक निरंतर प्रगति करते हैं उसके बारे में ये पूछा है, बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की। भाषा प्रवाह है वो पढ़ने से होती है या बोलने से होती है, सुनने से होती है, लिखने से होती है। तो भाषा है उसका प्रवाह है तो बोलने से होगा, जितना हम बोलेंगे उतना ही हम प्रखर होते जाएंगे। 57 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है विद्यालय पर, अध्यापक पर, बालक पर, अभिभावक पर। जो भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, ये भाषा कौन शिक्षण कराएगा, ये सिद्धांत तो निर्धारित एक अध्यापक ही करेगा, नहीं कि बालक पर। शिक्षक के ऊपर होता है कि वो कैसे भाषा शिक्षण है उसका चयन करता है। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर का, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर के समझना, उपरोक्त सभी। तो बालक है भाषा शिक्षण के अंदर उसका सामान्य उद्देश्य है वो पढ़कर के अर्थ ग्रहण करता है, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बात बताता है और दूसरों को सुनकर भी समझता है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। 59 नंबर का प्रश्न है,
कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य। कविता शिक्षण के अंदर क्या होता है? भावों का अनुभूति रहित होना, भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना, ये जो शब्द है इनको समझना है हमें। आनंद का संचार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कविता शिक्षण के अंतर्गत है हम भावों की अनुभूति कराते हैं, रहित नहीं होता है, अनुभूति रहित नहीं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उसका। और 60 नंबर का हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश। बच्चों को सक्रिय शब्दकोश किसे कहा है? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग भी करते हैं। तो चौथा ऑप्शन है ये हो जाएगा, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते भी हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं, ये सक्रिय शब्दकोश के अंदर आएगा। अगला है 61 नंबर का, ए एवं आ परस्पर हैं। ए और आ क्या है? स्वर्ण है, संयोग है, पद है, संहिता है। ए और आ क्या है? एक स्वर्ण है। हम संस्कृत की बात करेंगे। एक प्रश्न इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ शायद, आगे पीछे चल रहा है, हिंदी वाला एक एक्स्ट्रा हो गया इसमें, संस्कृत में कम हुआ। अच्छा ये हो गया। 62 नंबर का प्रश्न है, लिम्पत्यो तमोयाग्नि सर्वती वांजनम नवः। असत्व पुरुष सेवे दृष्टि व्रीसफलतानाम गतम इत्यम को अलंकारम। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, सलेश, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक। तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, 1960 इति संख्या शब्दे लिखता है। सटी उत्तर एकान विस्ति शतम। सटी उत्तर एकोन विस्ति शतम। सटी उत्तर एकोन विस्ति शतम। 1960 को संस्कृत में है वो सटी उत्तर एकोन विस्ति शतम। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 64 नंबर का, 10:30 इति घंटा अक्षरी लिखित। 10:30 को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृत में सार्ध कहते हैं। अर्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम, 10 त्रिदश वादनम, 10 वादनम। तो 10:30 को हम सार्ध 10 वादनम कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न यह है कि त्रि शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूपम भवति। त्रि शब्द है, इसका स्त्रीलिंग और प्रथमा विभक्ति बहुवचन के अंदर पूछा है। त्रिति, त्रिस्त्र, त्रय, त्रिभी। तो इसके अंदर तिस्त्र हो जाएगा। तीसरा दूसरा ऑप्शन है वो होगा। खालिस्तान वेदाहा संति। वेद कितने हैं? चत्वारी, चतस्त्र, चत्वारा है, चतुर है। तो वेद है वो चत्वार तो हैं, लेकिन हमें लिखना भी आना चाहिए किस संस्कृत में चत्वारा है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उसमें। 67 नंबर का जो प्रश्न है, लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। लतासु, लताशु, लतानाम, लताः। लता का शब्द है, उसका बहुवचन रूप पूछा हमें, सप्तमी विभक्ति के अंदर कौन सा होगा? तो लतासु है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, पितृ शब्द से षष्टमी बहुवचने रूपम विद्यते। पितृनाम, पितृषु, पितृणाम, पितृणाम।
इसमें ऐसा पितृनाम 68 नंबर के अंदर है, वो पितृनाम हो जाएगा। इसमें ऐसे दो है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न। ऐसा है धातो अश धातो लोट लकार से मध्यम पुरुषे कै वचने रूपम अस्ति। कै वचने रूपम अस्ति। असि एधि संतु अशानी। अस्य धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर कौन सा रूप होगा इसके अंदर, ये पूछा है। असि एधि संतु यासीन, तो अस्य का एधि हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है सह धातो लट लकार से उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम भवति। श धातु का पूछा है। सहे सहते सहन्ते सहसे, सहे सहते सहन्ते सहसे, तो शह धातु का तो सह हो जाएगा। सहे उत्तम पुरुष एक वचन में सह हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। 71 नंबर का प्रश्न है क्रय धातु लट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम विद्यते। अकुरम अक्रम अक्रवम अकुरम अकोरा है, कौन सा हो जाएगा? क्रय धातु का। क्रय धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसके अंदर अकुरम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। 72 नंबर का प्रश्न है पा धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। पास्यन्ति पास्यस्त है। पिविष्यन्ति पास्यसम पास्यम। पा धातु का हमें लिट लकार है वो पूछा है, तो पास्यन्ति लिट लकार है वो पास्यन्ति हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन के अंदर, पास्यन्ति। 73 नंबर का प्रश्न संस्कृते कति कारणी सन्ति। संस्कृत के अंदर कितने कारक होते हैं? सप्तम, अष्टो, षष्ठ या पंच। संस्कृत के अंदर कितने वो कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। संस्कृत के अंदर कितने कारक होते हैं? षष्टम। 74 नंबर का प्रश्न है बालक है खालिस्तान विभेते रिक्त स्थानम पूर्यते। बालक के बाद जो विभक्ति आएगी उसका रिक्त स्थान सर्पस्य सर्पाता है, सर्पाय सपे। बालक है खालिस्तान विभेति, तो इसके अंदर हमें पूछा है तो सर्पातः हो जाएगा, सर्पातः दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है राक्षसा ईर्ष्यन्ति शमः समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यति। देवानाम देवे देवेषु देवे भय, तो राक्षसा खालिस्तान इष्टयंती समय, तो यहाँ पर हमें देव भय आ जाएगा, चौथा ऑप्शन 75 नंबर का। 76 नंबर का प्रश्न है वाइगोत्स्की महोदय अनुसार भाषाया अधिगमार्थ है सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सामाजिक भावा नियमम, पाठ्य पुस्तकम, बेतार यंत्रम या शब्दकोश है। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है, पहला ऑप्शन है हो जाएगा हमारा। 77 नंबर का प्रश्न है संभाषण कौशल से हव्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति। संभाषण कौशल के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यास है उस सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? कस्यति विषय ऊपरी छात्रे एका लघवी औपचारिक प्रस्तुति करणीया। शिक्षक छात्रे भय एक उद्देश्यमूलकम श्रुतिलेख दद्यात्। शिक्षक छात्रों को एक उद्देश्यमूलक श्रुतिलेख देगा। पदानां प्रदातानां संकेतानां आधेरणं छात्राः कथाया सबुद्धया स्वशब्दैः उपस्थानं कुर्वु। छात्रे यक्षा प्रयोजनम् उत्तम अभिलेखनं प्रस्तुत कार्या।
इनमें से कौन सा है वो संभाषण कौशल के लिए उपयुक्त है? तो पदार्थानां संकेतनानाम् आधेयन छात्र कक्षायां स्वाध्याय के माध्यम से शब्दों का, खुद के माध्यम से शब्दों का उपयुक्त स्थान करते हुए उसको लिखने के लिए कहेंगे। यह होगा तीसरा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, पठनस्य का अस्त्वा छात्राणां पूर्वज्ञानेन स नवीनाधिगृहीतं गृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायता करोति। पूर्व ज्ञान से संबंधित हम पाठ्य पुस्तक करेंगे, उससे पहले संबंध स्थापित करेंगे, उससे हम किसकी सहायता लेंगे? पूर्व पठनम, मध्य पठनम, पठनात् पूर्वम या पारे पठनाम, यानी पढ़ने से पहले, पाठ के बीच में, पाठ से पूर्व, पढ़ाने से पूर्व और पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद में। तो पठन से अवस्था छात्राणाम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ग्रहण करवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा संबंध स्थापित है वो हम कब करेंगे? पूर्व पठन से पूर्व ज्ञानेम सह नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान ग्रहण ज्ञान से तथा च कक्षा बहिर्जगत से संबंध, बाहर की ओर पारे पठनम, बाहर की ओर पारे पठनम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। 79 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानवादी सिद्धांतानुसारम बाला भाषायाम अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। यह ज्ञान रूपी सिद्धांत में बालक भाषा ज्ञान अधिगम प्रभाव रूप से होता है। कैसे करेंगे इसके प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, कक्षा शिक्षक नियंत्रणे स्यात् तथा च स छात्राणां कृते अधिगम अवकाशम न दत्ति। दूसरा ऑप्शन है, व्याकरण से नियमान कंठस्थी करोतु छात्राणां प्रोत्साहिति। व्याकरण का नियमन है उसको कंठस्थ करने के, व्याकरण के नियम को कंठस्थ करने के लिए कहेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। कृष्णफलकात् छात्रा स्पष्ट उत्तर लिखाते, यानी श्याम पट्ट के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्पष्ट उत्तर लिख देंगे। विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधि से सहभागी गृहीतम शिक्षक छात्राणां प्रोत्साहित। विभिन्न कौशलों के माध्यम से गतिविधि करते हुए, उसके अंदर भागीदारी बनाते हुए शिक्षक है वो गृह कार्य देगा 79 में। तो यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, उत्तम है श्रोता खालिस्तान। उत्तम श्रोता कौन है? कथम शब्द से कथम शब्द से कथनम भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। कथम भावनायाम उपयोगम भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। प्रश्नस्य उचितां प्रक्रियां दातुं शक्नोति। प्रत्येक शब्द से समुचितम उच्चारणं कुर्वति। उत्तम श्रोता कौन होता है? कथम शब्द से कथनम भवति, यानी जो कथन है उसको हिसाब से चल रहा है, ज्ञात बताना। कथम भवनाम उपयोगम भवति ज्ञातुष्केतु, भावनाओं के अनुसार प्रयोग करना। पृष्ठ प्रश्नम, पाठ के अंदर, पेज के अंदर जो प्रश्न है उचित प्रक्रिया के हिसाब से बताना। प्रत्येक शब्द का समुचित उच्चारण है वो करना। तो 80 नंबर के अंदर है कि पृष्ठ से उत्तम श्रोता कौन होता है? प्रश्न उचित प्रतिक्रियाराम दातु शक्नोति। जितने भी प्रश्न है उसके उत्तर वो उचित प्रक्रिया के हिसाब से दे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्वधारणा अस्ति। व्याकरण शिक्षण से संदर्भित भ्रांति, पूर्व में जो भ्रांति है, पूर्व धारणा, वो क्या है? समृद्ध साहित्यिक प्रवेश एवं च भाषिक प्रवेशे अपि व्याकरण से जटिल नियमा अधिग्रहन्ते। छात्रे कृतं त्रुटिनां संशोधनात्मक प्रक्रियाया अपि लाभ भवति। व्याकरणतत्त्वानां शिक्षणं पृथक् रूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं वा पाठ्यत्वं वाचनं द्वारा
वाचनम द्वारा अथवा लेखनम द्वारा व्याकरणात्मकानां विकल्पानां विस्तरणम उत्तम रूपेण भवति। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में पूर्व की जो भ्रांति है वो कैसी है? पूर्व की भ्रांति है व्याकरण तत्वों के शिक्षण पृथक्करण रूप भाषणम लेखनम वा पठयन्ति। तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। 81 नंबर। 82 नंबर का प्रश्न, संप्रेषणात्मक भाषणम शिक्षणम इत्यनेन कयम अभिप्राय। संप्रेषण भाषा शिक्षण के अंदर क्या अभिप्राय है? श्रवण भाषणम पठनम लेखनम, सुनना भाषण यानी बोलना, पठन और लेखना, पढ़ना लिखना, कौशलनाम सर्व संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकास, शब्दावल्या व्याकरण से च नियम पूर्वकम अध्ययनम, लिखित परीक्षा नियमित शिक्षणम, व्याकरण नियमनाम विस्तार रूपेण प्रस्तुतिकरण। तो संप्रेषण शिक्षण है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो संप्रेषण शिक्षण के अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन कौशलों के संवर्धन के साथ ग्रहण करना और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना संप्रेषण कौशल का प्रमुख कार्य होता है। 83 नंबर का प्रश्न है, छात्रा स्वाध्यायार्थ प्रेरिता भवेयु इति अर्थ है। कई उपाय समीचीन है। स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने हेतु हम उसको किस प्रकार का उपाय करेंगे? सही उपाय का चयन करेंगे। भाषा कौशलानां संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्य से गृह कार्य सेवा अधिकाधिकम प्रयोग, गृह कार्य अधिक देंगे। छात्रा स्वयं निर्णयान स्वीकार्यु इति अर्थ ते न प्रोत्साहनीया छात्राः अधिकाधिकं जिज्ञासवः भवेयुः इति अर्थम ते प्रोत्साहनीया। परस्पर वार्तालापार्थ प्राविधिक यंत्रणाम उपयोग। सबसे ज़्यादा हम अगर किसी का उपयोग करेंगे तो वह छात्र अधिक से अधिक जिज्ञासावान होगी, उसके लिए उसको प्रोत्साहन करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, येषां बालकानां भाषा विकासः विलंबित भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं कय गतिविधि समीचीन है। ऐसे बालक का विकास लंबित देरी से होता है, उसके लिए अभिप्रेरणा हम गतिविधि कौन सा करेंगे कि लंबित हो, जल्दी हो? भाषा शिक्षानां भाषणानि अध्यापके है पुनः उपयुक्त उत्तराणां प्रदानम। सबसे पहले हम भाषा चिकित्सा के पास लेके जाएंगे, अध्यापक बार बार उच्चारण के लिए प्रयुक्त करके बताएगा। भाषणानां संभाषण से संग्रहणम विश्लेषणम च, संभाषण को संग्रहण करते हुए विश्लेषण का मतलब टुकड़ों के अंदर बताएगा। परस्पर संभाषणार्थम प्रोत्साहनम, तो किसका उपयोग है बालक करेगा? तो सबसे ज़्यादा प्रश्न के ऊपर हम वार्तालाप करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भाषा का विकास है वो सबसे ज़्यादा होगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 85 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण संबंध है युक्तियुक्तम परिदृश्यम किम। कौन सा परिदृश्यम है? पहला ऑप्शन है व्याकरण नियमनाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणीया। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास करते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। व्याकरण नियमनाम प्रयोगार्थ संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवति। व्याकरण नियमनाम सिद्ध्यर्थ है लेखन कौशलाभ्यास है च समीचीन उपाय। तो व्याकरण शिक्षण के अंदर हम कौन सी युक्ति का प्रयोग सबसे कम है, प्रदर्शित करेंगे? तो इसके अंदर हम व्याकरण शिक्षण की संरचना अभ्यास करते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यक अस्ति, सबसे ज़्यादा अभ्यास की जरूरत होती है इसकी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण तेन अभिप्राय अस्ति। उपचारात्मक
शिक्षण का अभिप्राय क्या है? छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षणं छात्रा किम अर्थम अवगन्तुं समर्थ्या असमर्थ्य च दूरीकर्तु के उपाय इत्यर्थं करणीया प्रयासा विद्यालयोपरान्तं शिक्षणायोजनां विद्यालय के बाद शिक्षण की योजना बनाना, प्रबुद्ध छात्राणां सर्व संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षणम, तो सबसे ज़्यादा हम छात्र, दूसरा ऑप्शन है कि छात्रा किमर्थम अवगंतुम असमर्था च दूरीकृतम उपाय इत्यम करणम प्रयासम बचते, यानी छात्र का कौन सा असमर्थ उपाय है उसको हम समझेंगे, उसको दूर करेंगे और उसका उपाय करने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, वो ये है, भाषण लेखनम कौशलम संबंध नियमित प्रतिपुष्ट है प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनम संबंधो अस्ति। भाषण लेखन, बोलना, लिखना, पढ़ना, इनका संबंध नियमित रूप से प्रतिपुष्टि क्या होगी? वार्षिक परीक्षा के माध्यम से करेंगे। वार्षिक परीक्षा या स्तरीय परीक्षा, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। हम इसका किस तरीके से पता लगाएंगे? तो रचनात्मकता के माध्यम से हम इसका पता लगाएंगे। 88 नंबर का प्रश्न है, भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधम रूपरेखा निर्माण सारांश लेखन के माध्यम से, टिप्पणी लेखन के माध्यम से या वाचन लेखन, तो किसके माध्यम से हम भविष्य कथनम के बारे में करेंगे? तो वाचन के माध्यम से हम भविष्यति कथनम इति कौशलम, इसमें से कौशल है वाचनम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, छात्रा पाठ्य पुस्तकून है भावम अवगंतुम समार्थाः सन्ति न वा। शब्दार्थान अधिगंतुम समार्थाः सन्ति न वा शब्दार्थ ज्ञातुम अन्वेषणं करोतुम समार्था असमार्था वा इत्यर्थ कृतप्रत्याशा केन संबंधा सन्ति। पहला ऑप्शन है मूल तथ्यम ज्ञातुम श्रवणात्मक मूल्यांकनम, पठनम अबोधनम मूल्यांकनम, संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकनम या विचारो उद्घाटनम। प्रश्न पूछा है, छात्र पाठ्य वस्तु के भाव को नहीं समझ सकता है, उसको अधिगम कराने के लिए कौन सी अन्वेषण का प्रयोग हम करेंगे? छात्र को पाठ्य वस्तु समझाने के लिए हम किस तरीके से, तो पठनम अवबोध मूल्यांकन इसका उपयोग हम करेंगे। दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, प्राय केचन छात्राः भाषण लेखनम प्रक्रिया संदर्भ केषाचित् शब्दानां प्रयोग संदर्भ अथवा अर्थभेदम करुत समर्था न भवति यथा वदतु कथयतु स्पष्टीकरोति इत्यादयः किम करणीयम। प्राय कौन से छात्र व भाषा लेखन प्रक्रिया संदर्भ के अंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके समर्था न भवति अथातु तथा वदतु कथतु, इन प्रकार के शब्दों का है वो प्रयोग है, समझ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? कौन सा कारण है? भाषण लेखन कौशलम अधिकृत्य विशिष्ट कक्षाया प्रबंधनम। हम भाषण लेखन कौशल के लिए अधिक विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन करेंगे। त्रुटिनाम संशोधनम लेखनम, त्रुटि को लिख करके उसका संशोधन करेंगे। लिखित अभ्यास करवाएंगे। आधारभूत सिद्धांतानाम अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोगाशय, आधारभूत सिद्धांतों का अधिग्रहित करते हुए विभिन्न यानी कई प्रकार के संदर्भों से उसको शब्दों का वो प्रयोग अभ्यास करवाएंगे। शब्दार्थ स्पष्टीकरण द्वारा
शब्द प्रयोग, शब्दार्थों को स्पष्टीकरण के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण करते हुए उसका प्रयोग करेंगे। तो इसके अंदर आधारभूत सिद्धांत उसका अधिक थे, विभिन्न अलग अलग प्रकार से उसका अभ्यास है वो लिख करके करेंगे। अब हम सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो करेंगे। सामाजिक अध्ययन के प्रश्न शुरू होते हैं। 91 नंबर का निम्नलिखित में से कैसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित है वो नहीं किया जाता। समयिक दर्शन, समय ज्ञान, समय वाणी और समयिक चरित। तो जैन धर्म का त्रिरत्न है उसके अंदर हमें किसे शामिल नहीं करते हम, समयिक ज्ञान है इसको हम नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। अर्थशास्त्र में अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय या भगवती सूत्र, किस में है वो मिलती? 16 महाजनपदों का सूची है वो किसके अंदर मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर तो इस दूसरा और चौथा तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला 93 नंबर का प्रश्न है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय के हम जो श्वेतांबर है विभाजन की बात कर रहे हैं, स्थूलभद्र, कालकाचार्य, भद्रबाहु, देवर्षि, क्षमा, समर्थन। शर्मन, देवर्षि, क्षमा, शर्मन। तो इनमें जैन धर्म समुदाय के अंदर कौन थे? तो कालकाचार्य, स्थूलभद्र थे उस समय समुदाय, प्रथम विभाजन के समय स्थूलभद्र थे। 94 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा के अंदर प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मी, शौरसेनी। ऋग्वेद की जो मूल रचना है वो किसके अंदर हुई है? संस्कृत के अंदर हुई है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, व्रत की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? आर्यभट्ट ने, आइंस्टीन ने, अरस्तू ने, न्यूटन ने। वृत्त की जो परिधि है उसको मापने का सर्वप्रथम आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था। 96 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र के अंदर। सांची जो स्तूप है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भट्टी रावणवध, माघ शिशु पालवद, हेमचंद्र है वो कुमार पालचरित, वल्लभ मालती माधव। तो इसके अंदर कौन सा सुमेलित है वो नहीं है। तो वल्लभ है, ये मालती माधव, ये गलत है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। होयसल, गंग, राष्ट्रकूट या चालुक्य, किसके समय बाहुबली की महान मूर्ति का निर्माण है वो हुआ था? तो ये गंग के शासनकाल के समय हुआ था। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, सुमेलित करना है। एक तरफ है कमीशन या डिस्पैच, दूसरी तरफ है गवर्नर। पहला है शिल्डर कमिश्नर, हंटर कमिश्नर, रेल कमिश्नर, वुड्स डिस्पैच। जनरल इसके सामने कौन? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो शिल्डर कमीशन है उस समय, और हंटर कमीशन आया उस समय डलहौजी था। तो हम इनमें सबसे पहले जो हमें आते हैं हम उनको करेंगे। तो हंटर कमीशन है उस समय डलहौजी थे। रेल कमीशन है वो लॉर्ड कर्जन था। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि दूसरा और तीसरा यानी चौथा ऑप्शन पहले के अंदर। तो इस प्रकार 1 2 3 यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार हम 2 आते हैं तो उसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा के मध्य युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा। बसन की संधि कौन सी संधि? बसन की संधि है वो कौन सी आंग्ल मराठा
से है। तो द्वितीय जो आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था उसमें बसंत की संधि हुई थी। 101 नंबर का प्रश्न है, कृष्ण ने किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा बनाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? किसने बनाया था? तो मुगल फतेहपुर सीकरी के अंदर तो अकबर से संबंधित है, अकबर पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा 102 नंबर का जो प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय जो अजमेर के अंदर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हुमायूद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो किसने करी थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने भारत के अंदर है वो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना वो करी थी। 103 नंबर का प्रश्न है, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था? बसालत खान, प्रताप सिंह, कृष्णराज, नंदराज? किसको बिठाया था? 1799 की बात हो रही है। 1799 में प्रताप सिंह को नहीं, कृष्णराज को बिठाया था। तीसरा नंबर है, कृष्णराज को इन्होंने 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने बिठाया था। 104 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार है वो गलत है? भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद दिए गए इनके अंदर गलत है, युग्म हमें छांटना है। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग नंबर 4 राज्य के निर्देशक तत्व हैं, भाग नंबर 6 में 6A में मौलिक कर्तव्य, पहले में नागरिक सही है, नीति निर्देशक तत्व ये भी है, मौलिक कर्तव्य है 6A 4A क्या क्या है ये भी सही है। भाग नंबर 11 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भाग नंबर ये गलत है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज संबंधित हुआ है शायद। अगला है 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये पूछा है, सवाना घास, पंपास, स्टेपी या डाउन? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय है वो हमें पूछा है। तो उष्णकटिबंधीय है वो सवाना घास है, सवाना घास 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है उसका नाम प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति के अंदर सदस्य है वो 31 होते हैं। 107 नंबर का प्रश्न, भारतीय संसद से अभिप्राय क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा? लोकसभा होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा होता है या लोकसभा एवं राज्यसभा? भारतीय संसद है वो उसके अंदर किसको हम भारतीय संसद से अभिप्राय है वो क्या है? जिसके अंदर राष्ट्रपति होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन, इसको हम मिलाकर के सदन है वो कहेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा उसमें। 108 नंबर का प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन आता है? जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं ये, राज्य सरकार के, उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के या राज्यपाल? जिला न्यायाधीश है वो किसके नियंत्रण में आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीन आता है। 109 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था? किसकी बात हो रही? पंचायत से संबंधित, नगरीय नहीं पंचायत। 17वां संविधान, 72वां संविधान, 73वां संविधान और 74वां संविधान? तो इसके अंदर 73वें संविधान के अनुसार पंचायती राज और नगरीय स्वशासन है वो 74 के अंदर नगरीय हुआ था। इसके अंदर पंचायती राज ग्रामीण लागू हुआ था। 110 नंबर प्रश्न के अंदर हम चलते हैं, वह है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम लोकसभा के आम चुनाव 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में? प्रथम आम चुनाव की हम बात करें तो 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। 111 नंबर का प्रश्न, उसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से? ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो ये स्वतंत्रता, समानता है, ये फ्रांस के संविधान से ली गई अवधारणा है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उसमें। अब हम 112 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, दोहरी कार्यपालिका, संसद की सर्वोच्चता।
संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी है? वो नई है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति होती है। दोहरी कार्यपालिका है, संसद सर्वोच्च होता है। बिल्कुल सही है। तो हम इसके अंदर संसद दोहरी कार्यपालिका नहीं हो सकती। संसद के अंदर दोहरी कार्यपालिका है वो नहीं चलती है, इकहरी होती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाए बहुनिकाय, बिल्कुल होते हैं। दोहरी, हाँ ये हो जाएगा गलत। 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है? 5, 6, 7 या 9? कितनी भारत के अंदर जो 19वां संविधान में 19वां अनुच्छेद है उसके अंदर कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो उसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं है। 114 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया? विधि का शासन है वो विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या आयरलैंड का? भारतीय संविधान में विधि का जो शासन है वो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। अगला प्रश्न है, पवन व क्षेत्र में सीमित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। पोहन स्विट्जरलैंड, पंपेरा दक्षिण अमेरिका। पवन चलती है वो कौन से क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? पंपेरा दक्षिण अमेरिका, हबूब सूडान, बुरान कनाडा। तो इसमें पवनों से संबंधित कौन सा कथन है वो सम्मिलित नहीं है? तो बुरान है वो कनाडा के अंदर नहीं, ये कथन चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका। 116 नंबर का प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी न हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, उक्त में से कोई नहीं। चंद्र ग्रहण है वो कब होता है? सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो तब होता है चंद्र ग्रहण। तो उसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, सही जगह को फ्लोरो और फन्ना सूचित करता है। सही जगह के अंदर फ्लोरा और फन्ना कौन सा शब्द है वो उचित है? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को, मछलियों व पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं या मछलियों को, पक्षियों व पेड़ पौधों को। फ्लोरो और पन्ना है वो पेड़ पौधे को तो हम फ्लोरो कहते हैं और जंतुओं को हम फन्ना कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से चिक्कू स्थानीय पवन चलती है। चिक्कू कहाँ पर चलती है? रोकीज पर्वत पर, शवाना पर्वत पर, पंपास या वेल्ड? किसके अंदर चिक्कू पवन है वो चलती है? तो रोकीज पर्वत है उसके ऊपर चिक्कू चलती है। चिक्कू प्रकार की हवा है वो चलती है। 119 नंबर प्रश्न में, भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? अमरूद का, केला का, अनार का या आंवला का? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो भारत के अंदर होता है। 120 नंबर का प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा व कर्नाटक, पंजाब व तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश व बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। शरदकालीन वर्षा, सर्दी के अंदर वर्षा होती है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास होती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से दबरी को जोड़ा जाता है? सादिया, एक है सादिया और एक है धुबरी। किन से जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4? तो सादिया और जो धुबरी है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से वो जुड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। 122 नंबर का प्रश्न है, देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन देती है? गेहूं, मोटे अनाज, चावल या दालें? सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन सी देती है? तो चावल है वो खाद्यान्न फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो देती है। 123 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है? तबीजी, अजमेर जिला, तिजारा अलवर, सेवर भरतपुर, सिमलिया बारा के अंदर। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान है वो सेवर भरतपुर के अंदर
शेवर भरतपुर के अंदर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर में घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ण माना जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षक है कुरंजा, गोडावण, साइबेरियन क्रेन या कोयल। तो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर साइबेरियन पक्षी है वो आते हैं फरवरी माह के अंदर, करीब फरवरी माह के अंदर आते हैं साइबेरियन पक्षी है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले के अंदर है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा, बीकानेर, डूंगरपुर और जोधपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो डूंगरपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कातली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी या घंगर नदी। तो मृत नदी है, घंगर नदी को उपमा है वो दी जाती है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न है, ताल छापर कृष्णमृग अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में, चूरू में। तो चूरू के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य है। 4 नंबर ऑप्शन उसका सही होगा। 128 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को या महाराव कोटा, सिरोही के महाराजा को। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को, उसका राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था? तो कोटा के महाराव को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 128 का तीसरा है। 129 का प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के रावचंद्र सेन, आमेर का राजा भारमल, मेवाड़ का अमर सिंह है। बीकानेर के राय सिंह इन्होंने तो अधीनता स्वीकार भारमल ने करी। बीकानेर के मेवाड़ के राव चंद्रसेन और अमर सिंह कुछ समय के लिए था, लेकिन उसने भी अधीनता स्वीकार, इन्होंने भी संधि कर ली और अपने राजपाट से संन्यास ले लिया था। नहीं, महाराजा अमर सिंह, हाँ बिल्कुल सही है। 129 में मारवाड़ के रावचंद्र सेन है, इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 130 नंबर प्रश्न में, राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन है? राजस्थान की बात कर रहे हैं और इसके अंदर राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम उजागृत करने वाले कौन है? वजीर से पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास या सहसमल बोहरा। 130 नंबर प्रश्न यह है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम है वो अर्जुनलाल सेठी, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। तो यह रहे हैं। अगला प्रश्न है 131 नंबर का, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को या चंद्रसेन को? हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा जाता है। 131 में 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 132 में 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासत को कौन सी सम्मिलित है? वो नहीं था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक या उदयपुर। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या शाहपुरा। तो इसके अंदर कौन सी है वो नहीं थी? उदयपुर है वो शामिल नहीं था 1948 में उदयपुर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 133 नंबर का है, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? नौहर तहसील के अंदर गोगा जी का मेला, शीतला माता का या केला देवी का या श्री नाथ जी का मेला। तो नौहर तहसील के अंदर गोगा जी का मेला है वो भरता है। अगला प्रश्न 134 नंबर का, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेड़च नदी, बनास और लूनी नदी, सुकड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। गागरोन का किला काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर है। 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है, पिछवाइयों का चित्रण मुख्य विषय है क्या है? श्री कृष्ण लीला, युद्ध आरंभ, हाथियों की लड़ाई या प्रणय लीला। पिछवाइयाँ है श्रीनाथ जी से कृष्ण लीलाओं से संबंधित है, राजसमंद जिले से है, उसमें 1 नंबर हो जाएगा। 136 में प्रश्न 136 का है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र का भील जाति मेवाड़ के अरावली क्षेत्र का भील जाति का लोक नाट्य क्या है? गंधर्व, गौरी, भवाई या रम्मत।
अरावली क्षेत्र के अंदर जो भील जाति है उसका लोक नाट्य है वो गौरी है। लोक नाट्य गौरी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट है वो जारी किया था? जारी किया है बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है 138 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 में, 1949 में, 1947 में, 1950 में। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1947 में हुआ। इसकी स्थापना है, ये कार्य करना शुरू है वो 1 अप्रैल 1935 को शुरू कर दिया था। 139 नंबर का प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत में जो करेंसी नोट है उनको जारी है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो सभी बैंकों को संपादित करता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि आपके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है कि आपके अनुसार परियोजना कार्य में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मूल्यांकन करने की, केवल मार्गदर्शन करने की, केवल एक शांत दर्शक की, केवल प्रश्न पूछने की? हमारे अनुसार यानी आपके अनुसार प्रयोजन के अध्यापक की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? तो मार्गदर्शन की भूमिका है वो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 142 नंबर का प्रश्न है, परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा खालिस्तान के रूप से किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से, सांसारिक रूप से, शिक्षक के या पारिवारिक रूप से? तो ये व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण है, व्यक्तिगत रूप से छात्र के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षण में आने वाले निम्न में से क्या एक समस्या है? ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे सभी छात्र देख सके, श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु किरणें सीधी न पड़े, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लेख हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण के अंदर हम सामाजिक शिक्षण की बात करें तो श्यामपट्ट का प्रयोग है ऐसी जगह रखना चाहिए छात्र देख सके, ये तो ऐसी जगह ही होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु उसमें तिरछी क्या नहीं हो, किरणें सीधी नहीं पड़े, लिखते समय सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए और स्पष्ट हो। ये तो सभी के लिए है, लेकिन सामाजिक अध्ययन की हम बात करें तो इसके अंदर चित्रों के माध्यम से श्यामपट्ट का प्रयोग है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लिखते समय सीधी पंक्ति का लिखना चाहिए, यह तो कोई सामान्य बात है, तो हम इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं यह कर सकते हैं, या फिर हम इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 मानेंगे, क्योंकि यह भी सभी विषय के लिए है, लेकिन सामाजिक विषय के अंदर ऐसा इसके अंदर कोई स्पेशल नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, सैद्धांतिक अधिक है, दार्शनिक तथ्यों का अभाव, अमनोवैज्ञानिक व परीक्षा प्रधान। वर्तमान की हम बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्न में से क्या उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास है वो नहीं है? इतिहास में महात्मा गांधी का सहयोग, भारत की वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, या प्रदूषण से होने वाले कई दोष? सामाजिक शिक्षण के अंदर उद्देश्यों में आलोचनात्मक शिक्षण इसमें कौन सा है वो नहीं है। प्रदूषण से होने वाला कोई भी दोष है इसको हम इसके अंदर, और सभी के सभी हैं वो उद्देश्य आलोचनात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विकास शिक्षण में
विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने का कौशल या उपयुक्त सभी? किसके अंदर विचारों के आदान प्रदान करने से भाषा कौशल का होता है, चिंतन का होता है, सामूहिक उपयुक्त में उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विषय के ज्ञान को छात्रों तक इस प्रकार पहुंचाया जाए जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, समायोजन या अधिगम? तो इसको हम, यदि किसी भी विषय के ज्ञान को छात्रों तक इस तरह पहुंचाया जाए कि निर्धारित उद्देश्यों की अगर संभावना की प्राप्ति की संभावना हो सके तो अधिगम होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 148 नंबर का प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन अंग निम्न में से क्या है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक हेतु अध्यापन की परिस्थितियां, शिक्षक के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इस शैक्षणिक प्रक्रिया के अंदर उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, शिक्षक हेतु अध्यापन की परिस्थितियां होती है और शिक्षक के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन होता है, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर का, कक्षा 7 के विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान में कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा नहीं की गई? पानी, सड़क, बिजली आदि जन सुविधाएं उपलब्ध कराने से सरकार की भूमिका की पहचान करना, स्थानीय व राज्य सरकार के बीच अंतर करना, समुचित उदाहरणों से मीडिया के कामकाज की व्याख्या करना, अपने पास प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण करना व उन्हें कम करने के उपयोगों की सूची बनाना। कक्षा 7 के हम सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या की अपेक्षा है वो नहीं, तो इसके अंदर हम पानी, सड़क, बिजली ये इसका उपयोग है, इसका हम इसके अंदर नहीं बल्कि भूगोल में करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 150 नंबर का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। तो दूसरा ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल अध्यापक की आवश्यकता होगी, ICT के अंदर भी होगी, अन्य भी होगी। तो इस प्रकार हमारा मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। आप सभी रोज ये मॉडल पेपर दे और अपना मूल्यांकन है वो स्वयं कर सकते हैं। अगला मॉडल पेपर हम करवाएंगे कल या परसों, एक दिन छोड़कर कि हम एक दिन मॉडल पेपर होगा तब करवा लेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें वो सुझाव है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके फिल करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ।